पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फिर से बता दे रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, atom can't have more than 2 electrons. In other words, according to Pauli's exclusion principle, orbitals of an atom can have maximum 2 electrons with opposite spin. हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 electrons of same atom can't have 2 or more than 2 electrons of same atom can't have identical set of all 4 quantum numbers. एटम के कोई भी 2 और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास आइडेंटिकल सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। अब इससे क्या हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्लियर हो गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो इससे अब हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि किसी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन एसेस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की सब सेल में कितना रह सकता है। तो आप देखो यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, फॉर्मूला क्या है 12 + 1। तो जितने ऑर्बिटल्स का नंबर होगा उसका दुगना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सब सेल इज इक्वल टू 2 × 12 + 1। किसी सब सेल में मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, फॉर ए सब सेल, ए सब सेल के पास कितना ऑर्बिटल्स रहता है जी 1। इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। और भी उसका अपोजिट स्पिन, एक का स्पिन अगर अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। फॉर पी सब सेल के पास कितने ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स रहता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है उसको ऊपर लिखते हैं S2। P में 3 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। एक का स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा। अगर इसका प्लस हाफ है तो इसका माइनस हाफ होगा। उसी तरह से यहां भी एक का प्लस हाफ एक का माइनस सबका होगा। तो पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है जी 6। डी सब सेल, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग यह पता कर लिए कि एक सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्लियर बोलता है कि किसी एटम के में 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, क्योंकि ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकते। मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों सेम हो सकता है अगर एक ऑर्बिटल है तो। बट फिर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें एक का स्पिन अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। अगर स्पिन सेम हो गया तो ऑर्बिटल बदल जाएगा। इसे यहीं पे देख लो आप। अब ये जो जिसे मान लो इसे यहां से px, py, pz होगा, तो ये दोनों ऑर्बिटल का ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है। मीन्स इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर p सबसे लेकर सेम होगा, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दोनों का सेम होगा। बट क्या डिफर कर जाएगा, तो इनका स्पिन क्वांटम नंबर एक क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इनको देखो, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों में क्या डिफर करेगा, इन दोनों का स्पिन सेम हो गया तो ये px है तो py है, ऑर्बिटल बदल गया। ऑर्बिटल बदलने का मीनिंग हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बदल गया। तो कोई ऐसा, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम
which have same set of all 4 quantum numbers. This is a Pauli's exclusion principle. ये असंभव है कि एटम के अंदर दो ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जिसका ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया तो फिर आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब ये क्वांटम नंबर्स वो 4 नंबर का सेट है जिसके हेल्प से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। चारों में से कोई ना कोई डिफर पक्का करेगा। अब इस तरह से डी सबसेल हैज 5 d ऑर्बिटल्स, सब में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितना रह सकता है जी? 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में रह सकता है 10। इस तरह से एफ सबसेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है आपका? 14, क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम यहां पे हुआ सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन होल्ड। ए सबसेल मैक्सिमम होल्ड कर सकता है 2, पी सबसेल मैक्सिमम कर सकता है 6, डी सबसेल मैक्सिमम कर सकता है 10, एफ सबसेल मैक्सिमम कर सकता है 14। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब मैं आपको इसके बाद बताने जा रहा हूं कि स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, वो बहुत टीनी मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, बहुत छोटा मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट जैसा बिहेव करता है। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग निकालने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा वो क्या होगा और फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस 4th क्वांटम नंबर मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में मैं 3 क्वांटम नंबर, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस कर चुका हूं। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस 4th क्वांटम नंबर एज ए स्पिन क्वांटम नंबर। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? कि स्पिन क्या होता है, इस चीज को आप समझो। स्पिन during orbital motion means we know around nucleus electron revolves around nucleus according to Bohr model and according to other model means de Broglie और हेजनबर्ग ने भी ये बात बोला कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बोर ने बोला कि एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। de Broglie and Heisenberg principle indicate that electron revolve around nucleus, not a particular path. Electron can revolve before means between nucleus and that particular path, and after that particular path means electron एक सेल, जो सेल बोर ने बता रखा है ऑर्बिट, उस सेल के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। मीन्स सबका एक कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उस रिवोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस सराउंड में रिवोल्यूशन की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता ही है। वो एक मोशन तो है जिसको हम लोग ऑर्बिटल मोशन और ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट electron also revolves around its own axis. This is radius, electron mass m, velocity v, r radius of orbit. इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिट है, ऐसे डी ब्रॉगली हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग इस ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। खैर, पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो रिवॉल्व करता है, इस रिवॉल्यूशन के साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। मींस अपने एक्सिस पे भी रोटेशन करता है। तो रोटेशन ऑफ an electron about its own axis during revolution around nucleus is called spin. जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उस रोटेशन को हम लोग स्पिन बोलते हैं। स्पिन वर्ड का और भी मैं आपको मतलब डे टू डे लाइफ से एग्जांपल जो है उसको कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप प्लैनेटरी मोशन समझो। देखो कितना ज़्यादा रिजेंबलेंस है। यूनिवर्स का जो सेटअप है
सेम सेटअप एटम के अंदर है। हम लोग को पता है कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मोशन करते हैं और अर्थ सन के अराउंड मोशन करती है, और अर्थ सन के अराउंड मोशन के ड्यूरिंग रिवोल्यूशन के ड्यूरिंग अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है अर्थ। तो एक्सिस पे जो अर्थ का रोटेशन होता है उसको भी हम लोग अर्थ स्पिन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के मींस और सन के अराउंड जो मोशन होता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। जो एक्सियल मींस स्पिनिंग होता है अर्थ का, मींस अपने एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करते हैं उसके वजह से डे नाइट होता है, और जो सन के अराउंड मोशन होता है रिवोल्यूशन, उसकी वजह से सीजन चेंज होता है। आप पहले से सब बात जानते होंगे। सेम सिस्टम हियर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मोशन तो करता ही, रिवोल्यूशन करता ही है। ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्पिन और स्पिनल मोशन। उसको स्पिन भी बोलते हैं और स्पिनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। स्पिन और स्पिनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन आपको और भी डे टू डे लाइफ में मिलता होगा। आप स्पिन बॉलर का नाम सुने हो, क्रिकेट में स्पिन बॉलर होता है, स्पिनर जिसको बोलते हैं, फास्ट बॉलर होता है। तो फास्ट और स्पिन में क्या डिफरेंस? फास्टर बॉलर का मेन है कि कितना फास्ट, कितने स्पीड में बॉल फेंकता है। बॉल जितना स्पीड में जाएगा बॉलर उतना ही ज़्यादा डेंजरस होगा और उतना ही उसका इफेक्ट फैटल होगा। लेकिन स्पिनर बॉलर क्या है? स्पिनर बॉलर जब बॉल फेंकता है तो अपने उंगली से बॉल को रोटेट कर देता है, मींस बॉल आगे बढ़ते हुए रोटेट होते हुए चलता है। अब उसमें होता क्या है, तुम देखता होगा कि जब क्रिकेटर जो बॉलर होता है, जो बॉल फेंकने से पहले यहाँ यार रगड़ते रहता है, ऐसे ऐसे करता है। ऐसा नहीं कि बॉल और रगड़ना रहता है कुछ दूसरे काम के लिए, वो बॉल को बार बार रब करता है। रबिंग करके वो करता क्या है कि बॉल का जो दोनों सरफेस है वो डिफरेंट कर देता है। एक सरफेस को रब करके ये स्मूथ कर देता है, दूसरा आपका रफ रहता है। अब जब वो स्पिन करता है अपने उंगली से बॉल को मिस फेंकने के ड्यूरिंग, थ्रो के ड्यूरिंग स्पिन घुमा देता है। अब बॉल घूमते हुए आगे बढ़ता है। ऐसा होने से एयर का ड्रैगिंग फोर्स बॉल के दोनों साइड डिफरेंट हो जाता है, मीन्स ये बॉल के ऊपर जो एयर का फोर्स लगता है वो दोनों साइड डिफरेंट हो जाता है। फोर्स के डिफरेंस होने की वजह से आपका उसके जो बॉल है, मतलब दोनों साइड में अलग अलग फोर्स लगता है। इसकी वजह से आपके बॉल को एक अलग डायरेक्शन मिल जाता है और बॉल मोशन करते हुए अपना प्लेन बदल देता है। इसलिए अगर यहाँ से भी स्पिनर बॉल फेंका है, बैट्समैन को लगेगा कि बॉल यहाँ आकर गिरेगा, लेकिन बॉल रास्ते में ही अपना प्लेन बदल देता है स्पिनिंग की वजह से, और प्लेन बदलने की वजह से बॉल एक्सपेक्टेड से दूसरे जगह पे गिर जाता है। इसको गूगली कहा जाता है फिर, और बैट्समैन आउट हो सकता है क्योंकि वो एस्टिमेट जहाँ करता है कि बॉल गिरेगा उसके आगे पीछे गिर जाता है। तो स्पिनिंग का मीनिंग होता है रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसको हम लोग स्पिन बोलते हैं। अब उस स्पिन को रिप्रेजेंट करता है हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर, बिकॉज स्पिन हैज टू डायरेक्शन। An electron can spin an electron can spin in clockwise direction and in anti-clockwise direction. If a spin of electron in clockwise direction, then other spin. If a spin of electron in anti-clockwise direction, then other spin. Means clockwise and anti-clockwise direction are two different direction. अब इलेक्ट्रॉन की ऐसे हम लोग कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, बहुत बड़ा इशू नहीं है। दिस इज रोटेशन, दैट्स सिंपल। बट दिस इज नॉट सिंपल बिकॉज हियर रोटेशन इज चार्ज पार्टिकल रोटेशन। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल। You know, motion of charged particle produces electricity, current, and current produces magnetic field around us. जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, जहाँ भी करंट फ्लो होगा, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और चार्ज जब मोशन में रहता है, चार्ज जब स्टैटिक है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड टू, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल और उसके स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और क्लॉकवाइज स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अनदर डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है
तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग प्रोड्यूस होगा। क्लॉक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स डेवलप करता है और फोर्स की वजह से एनर्जी डेवलप हो जाता है, इसलिए मैग्नेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाता है और उसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंसेस आ जाता है। मींस इफ एन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and if an electron spins in anti-clockwise direction, then both electrons are not identical, both electrons are two different electrons। इस वजह से इस स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें एक एड्रेस चाहिए, जिसे मैं बताया हूं कि क्वांटम नंबर जस्ट लाइक एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अब तो ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्टों ने गोल्ड एस्क्विडिट नाम के साइंटिस्ट ने इस फोर्थ क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया और ये फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पिन के बारे में तो मैं बता दिया, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन। स्पिन और स्पिनल मोशन, रोटेशन of an electron about its own axis is called a spin. A spin has two possible direction, one is clockwise, other is anti-clockwise। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग अपवर्ड स्पिन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉकवाइज स्पिन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज अपवर्ड स्पिन, अपवर्ड स्पिन। Second will be anti-clockwise spin। Anti-clockwise spin is also represented by downward spin, downward spin। अब स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन दो हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, और ये दोनों ही स्पिन डिफरेंट हो गया क्योंकि इस स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है उसमें भी डिफरेंसेस आता है। हालांकि उतना अंदर तक हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होता है और इस स्पिन को डिफरेंशिएट करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल हुआ। स्पिन क्वांटम नंबर, दिस स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ms और s। ms भी लिखते हैं और कई जगह पे s भी लिखा जाता है, ms ही ज्यादा पॉपुलर है। स्पिन क्वांटम नंबर इज द फोर्थ क्वांटम नंबर which is responsible for representation of electron spin और spinal motion of electron। इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्पिन क्वांटम मीन्स अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग मीन्स ये जो वैल्यू आया है स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हाफ होता है, प्लस हाफ। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ रखा गया है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ रखा गया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट है। फोर्थ क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। स्पिन क्वांटम नंबर ms का वैल्यू प्लस माइनस हाफ होता है, इसको s भी लिखते हैं। अब प्लस माइनस हाफ कहां से आता है, कैसे आता है, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके लेवल से ऊपर की बात है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है इसको, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, अभी ये आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि हाउ यू गेट
स्पिन क्वांटम वैल्यू इज हाफ, क्योंकि तो आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा है, क्योंकि आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो भी आप कहाँ से कैलकुलेट करते हो और आपको पता नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी आपका एसपीडीएफ के लिए मैं बताया वो 0 1 2 3 होगा, तो वो सारी चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आपको ये बात पता होना चाहिए कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकता है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए कोई चाहे तो प्लस हाफ यूज कर सकता है, क्लॉकवाइज के लिए कोई चाहे तो माइनस हाफ यूज कर सकता है, बट जनरली नॉर्मली प्लस क्लॉकवाइज स्पिन को और अपवर्ड स्पिन के लिए स्पिन क्वांटम वैल्यू प्लस हाफ लेते हैं, प्लस हाफ फॉर क्लॉकवाइज स्पिन और अपवर्ड स्पिन, एंड वी टेक माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन और डाउनवर्ड स्पिन। अब ये तो क्लियर हो गया कि किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आइदर प्लस हाफ होगा नहीं तो माइनस हाफ होगा, क्लॉकवाइज होगा तो जनरली प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। अब स्पिनल मोशन आपको पता है कि जब भी कहीं भी मोशन हो रहा है तो मोशन की वजह से मोमेंटम डेवलप होगा, और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है, ऑर्बिट किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन एक एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन डेवलप्स एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मोमेंटम डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाउ कुड वी कैलकुलेट ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम? लेट अस सी। Let us see. A spin angular momentum of an electron, a spin angular momentum of an electron is equal to under root s into s plus 1 h by 2 pi, where s is a spin of electron, means where s is equal to half। इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है उस स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 एच बाई 2 पाई। माइंड इट, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैं बता दिया। अब एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तो प्रॉपर डायरेक्शन होता है जैसे स्पिन के अकॉर्डिंग होता है। क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड एंगुलर मोमेंटम, एंटी क्लॉकवाइज है डाउनवर्ड एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीज़ें आपका होता है। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो क्लियर हो गया स्पिन क्वांटम वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ होगा। हाँ, एक और बात, स्पिन क्वांटम नंबर इज द सिंगल ओनली क्वांटम नंबर which value didn't come from solution of Schrodinger wave equation, means a spin quantum number is not related with wave function because it is not responsible for representation of an orbital. It is responsible for representation of an electron inside orbital. ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही रिप्रेजेंट करता है कि उसका स्पिनिंग कैसे है। सो देयर इज नो रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन से नहीं आता है, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं, अलग है। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू स्पिन से रिलेटेड है, इसका वैल्यू सिंगल क्वांटम नंबर है जिसका वैल्यू फ्रैक्शनल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेस्ट क्वांटम नंबर्स हैव इंटीग्रल वैल्यू बट this quantum number has fraction value, but difference in spin quantum number is still follow same pattern as rest quantum numbers. Like every quantum number has one unit difference between two consecutive quantum numbers. Like principal quantum number 1 2 3 4 difference is 1. Azimuthal quantum number is also difference 1 0 1 2 3. Magnetic quantum number is also, you take any subset like d minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2. So every quantum number follow a pattern where difference between two consecutive quantum numbers is 1. This quantum number also follows same pattern, but actual value of quantum number is fractional, half, but difference in two quantum numbers is 1 because half minus half will become 1.
So difference of spin quantum number is still follow pattern of other quantum number, but actual value is different type because it is fractional and rest quantum numbers have integral value. Apart from this, now I am going to discuss magnetic effect. मीन्स इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसके डायरेक्शन क्या होगा। लेट अस सी, उसको देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज हो रहा है, मींस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। यू नो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, current due to a spin। अब एक क्लॉकवाइज स्पिन कर, अब मैग्नेटिक डायरेक्शन देखते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, वी मूव आवर फिंगर्स along direction of current, thumb will give direction of magnetic field, so direction of magnetic field is outward, direction of magnetic field will be outward। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब इस आउटवर्ड को मैं डॉट से क्यों रिप्रेजेंट किया हूं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एंटी क्लॉकवाइज जो देख लो। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, spin is anti-clockwise, so direction of current will be clockwise। current thumb rule, current का डायरेक्शन में मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, is inward the plane, inward the plane मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर होगा, यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर होगा। अब ये डॉट और क्रॉस क्यों रिप्रेजेंट होता है, तो गौर से देखो जी। आप सब रामायण देखे हो, आजकल टीवी पे फिर रामायण आया था DD1 पे, लॉकडाउन के ड्यूरिंग हम लोग देखे रामायण की। जब पहली बार जब उसका एपिसोड बना था और जब DD1 पे आता था दूरदर्शन टीवी पे, उस समय देखे थे आई थिंक 90s में। अभी ये एरो है, बाण, राम जी का बाण है यह एरो बाण। इस बाण के दोनों, ये आगे वाला पार्ट है जिसको हम लोग हेड बोलते हैं और पीछे वाला पार्ट टेल है। ये हेड है और ये टेल है। अब होता क्या है, अगर बाण अगर तुम्हारे तरफ जा रहा है तो बाण का वो क्या दिखेगा, एरो का क्या दिखेगा, पॉइंट। जब ये एरो तुम्हारे तरफ जाएगा तुमको उसका पॉइंट दिखेगा, मीन्स ये पॉइंट दिख रहा है, मीन्स बाण अंदर से बाहर आ रहा है। ये जो बाण है, जो एरो है वो बाहर आ रहा है, इसलिए क्या दिख रहा है जी, पॉइंट इज शोन हियर। सो डॉट रिप्रेजेंट्स आउट, डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड फ्रॉम टू द प्लेन। जिस प्लेन पे आप डॉट बनाए हो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, बाहर की तरफ डायरेक्शन होता है, मीन्स बाण तुम्हारे तरफ आ रहा है। अब अगर बाण तुमसे अवे जा रहा है देन व्हाट यू सी, अगर बाहर अवे जा रहा है तो क्या देखोगे, पीछे वाला पोर्शन ये दिखेगा आपको, तो कैसा दिखेगा जी, क्रॉस ऐसा दिखेगा। तो बाण तुमसे दूर जा रहा है तो क्या दिखेगा, पीछे उसका टेल दिखेगा, क्रॉस दिखेगा।
इसलिए इसका मीनिंग हुआ कि एरो है अंदर घुस रहा है, मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन इज इनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ या प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इस तरह से आपका होगा। अब इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल में चक्कर हो जाता है, तो उसका बहुत टेंशन नहीं लो, आप आगे पढ़ोगे भी, मैं बता भी दे रहा हूं। कोई भी जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट बोलते हैं कि मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज टोटली हाइपोथेटिकल, नथिंग लाइक दिस, नथिंग हैपन लाइक दिस, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैग्नेट इतना बड़ा बार मैग्नेट लोगे, इतना बड़ा मैग्नेट का पीस लेते हो तो वहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल कोई पोल होता है, पोल का मतलब जंक्शन जैसा होता है, वैसा कुछ होता नहीं है, बट ये हाइपोथेटिकल है। बट वी अंडरस्टैंड मैग्नेट इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा। तो मैं केमिस्ट्री में बता रहा हूँ, आप तो फिजिक्स में 12th क्लास के फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, व्हाट इज मैग्नेट and how magnet works, everything will be discussed in 12th class physics. But right now I am giving brief knowledge to you कि मैग्नेट के बारे में, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बारे में बोलते हैं कि मैग्नेट जो कहीं रखोगे तो फोर्स लगाता है दूसरे मटेरियल पे, जो मैग्नेट पे, तो फोर्स कैसे लगाता है, तो उसके लिए कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता है। हम लोग का मानना यह है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो रहता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे आकर के टर्मिनेट करता है। मींस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। ये ऐसा हम लोग का कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल पे आकर टर्मिनेट हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे आकर टर्मिनेट होता है। तो ऐसा हम लोग का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर निकल रहा है बाहर की तरफ तो नॉर्थ पोल होगा, और अगर अंदर की तरफ टर्मिनेट और अंदर घुस रहा है तो क्या हो, साउथ पोल होगा। तो उस हिसाब से नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। बट एक और इंटरेस्टिंग बात है, छूट जाता है। मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सर्कुलर लूप होता है, मींस वो आधा नहीं रहता है, यहां से तो यहां आ गया, लेकिन अंदर तो मैग्नेट के अंदर तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। मींस यहां से यहां जाता है और साउथ टू नॉर्थ होता है। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो कई बुक्स में देखोगे इसको रिप्रेजेंटेशन में लिखा देता है, यहाँ पे वो गोला बना देगा और यहाँ पे लिख देगा कि नॉर्थ मींस साउथ से नॉर्थ तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देगा नीचे तुम्हारा नॉर्थ, ऊपर लिख देगा साउथ। तो आप उससे टेंशन में नहीं आना। मैग्नेटिक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, मींस इलेक्ट्रॉन इन स्पिनिंग स्टेट बिहेव्स लाइक टाइनी मैग्नेट। इसको टिनी भी बोलता है लो, बट टाइनी इज मोर एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, टाइनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अब टाइनी मैग्नेट को मैग्नेटिक मोमेंट जैसा रिप्रेजेंट कराओगे तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा साउथ से निकल रहा है लाइंस, और अगर बाहर वाला स्टेशन दिखाना पड़ेगा तो नॉर्थ से निकल रहा है लाइन। तो अगर साउथ से निकल रहा है तो ये साउथ पोल हो जाएगा अगर इंटरनल दिखाओगे तो, और यहाँ पे नॉर्थ पे मतलब साउथ से निकल के नॉर्थ में इंटर कर रहा है तो नॉर्थ में इंटर कर रहा है तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्थ। तो इस तरह से रहता है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप एक बात क्लियर समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस तरह से होगा। ये हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, इसका वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में पढ़ते हैं। मोमेंट का मतलब इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट होता है कोई करंट लूप है, कोई वायर है जिससे आई करंट पास कर रहा है, तो उस करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो क्रिएट होता है वो तुम्हारा
I²m आपका मीन्स होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट वो आपको आगे चल के डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसका अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन के स्पिनल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो क्लियर है। तो उसकी वजह से मैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो स्पिन मैग्नेटिक क्योंकि मोमेंट एक थोड़ा डिफरेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से मोमेंट डिफरेंट होता है। मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट में क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन फिजिक्स एंड वी हैव टू स्टडी इन डिटेल एंड मास लेवल पे आपको पढ़ना है। बट यहाँ पे मैं वो सारी बातें उतना नहीं बता सकता हूँ क्योंकि न समय है न इसको समझ सकते हो, न जरूरत है। अब इतना डायरेक्ट समझो कि ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करेगा तो करंट होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। उस मोमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, यू शुड नो दिस, √n × n+2 Bm। n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सब अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होता है, अब अनपेयर्ड टर्म आ गया तो मैं बताऊंगा अगर कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का स्पिन अगर अपोजिट है, एक ऑर्बिटल मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन है क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलेंगे दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पेयर्ड कैसे होता है, कपल, हस्बैंड वाइफ जाता है तो बोलते हैं ना कपल जा रहा है, तो कपल को पेयर बोलते हैं। लेकिन अगर 2 लड़का जाएगा तो कभी भी नहीं बोल सकते कपल जा रहा है, क्योंकि वो कपल नहीं है, अपोजिट नहीं है, वो सेम जेंडर हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन आ गया, या तो क्लॉकवाइज होगा वरना एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है जिसका स्पिन एक दूसरे का अपोजिट है तो बोलेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या इफेक्ट होगा कि अगर यह इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसके जस्ट अपोजिट में ये करेगा, मीन्स यह इसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को खत्म कर देगा और यह इसके स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को खत्म कर देगा, और इस तरह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नेट 0 हो जाएगा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से फॉर्मूला में n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग हुआ कि उसका स्पिन पेयर नहीं है, वो सिंगल है। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मोशन करे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का जो हमारा तरीका है वो एक्सपेरिमेंटल है। ये Bm का वैल्यू होता है 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसको जूल पर टेस्ला ही बोल सकते हैं, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है एसआई सिस्टम में। तो ये मैं आपको बताया कि एक किसी एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन मोशन है, स्पिनल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अब तक क्लियर कर दूं कि अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें 4 क्वांटम नंबर पढ़ लिए, जिसे फर्स्ट 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, 4th क्वांटम नंबर ही जरूरी है एटम के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा वरना एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर पता रहेगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है। मीन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 4 क्वांटम नंबर, बट फॉर यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल वी नीड ओनली 3 क्वांटम नंबर्स, राइट। तो अब उस बेसिस पे जो क्वांटम नंबर पढ़ाया हूँ उस बेसिस पे मैं एक सब सेल ले रहा हूँ, सेल के अंदर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग समझेंगे। लेकिन ये जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ पे इसका डिटेल में यूज़ होगा। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक सबसेल लेते हैं। आई एम टेकिंग n = 3 मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 मीन्स सेल नंबर 3, n3 है मीन्स थर्ड सेल में हम देखना है कि थर्ड सेल में
कौन कौन से सबसेल हो सकता है, उसके अंदर कौन कौन सा ऑर्बिटल होगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन मीन्स उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके सभी क्वांटम नंबर को मैं राइट करने जा रहा हूँ। गौर से देखना, n इज इक्वल टू 3, सेल नंबर 3, n3, सो l इज इक्वल टू 0 1 2, L0 से S, इससे P, इससे D। अब S सबसेल किसका है जी? 3s का है, सेल नंबर 3 का है, तो 3s आपका है। अब इसका L का भी L इसका 0 है, तो इसका M कितना होगा? M भी 0 होगा। तो सबसेल जो 3 है, 3s है, 3s में एक ही ऑर्बिटल होगा, आपको पहले से मैं बताया हूं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर ms का वैल्यू क्या होगा जी? प्लस माइनस हाफ होगा। मुझे पता नहीं है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, बट ये पता है या तो क्लॉकवाइज करेगा वरना एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, स्पिन क्वांटम वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस हाफ होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका यह आपका प्लस माइनस हाफ होगा स्पिन क्वांटम नंबर। उसी तरह से आप 3p का देखते हैं। 3p सबसेल है 3 ऑर्बिटल्स, 3px, 3py, 3pz, राइट। सब में इलेक्ट्रॉन्स होगा, सबका m का वैल्यू आप जानते हो निकालना। l अगर 1 है तो m का वैल्यू क्या होगा जी? 0, -1, +1। आप सबको मैं बताया हूँ किस तरह से m का वैल्यू हम लोग देते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सभी इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आपका प्लस माइनस हाफ होगा। सब में ms प्लस माइनस हाफ, ms प्लस माइनस हाफ। अब l का वैल्यू 2 मीन्स 3D सबसेल। 3D सबसेल हैज 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, you know all 5। 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx स्क्वायर y स्क्वायर, 3dz स्क्वायर। अब सब में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके l का वैल्यू पता है 2, तो m आप जानते हो -2, -1, 0, +1, +2। सबके ms का वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगा, ms प्लस माइनस हाफ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस हाफ होगा नहीं तो माइनस हाफ होगा। क्या इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो तुमको कोई दिया 3dz स्क्वायर, 3dz लिखा हुआ है, आपसे बोल रहा है कि 3dz जो ऑर्बिटल है इसके सभी क्वांटम नंबर को राइट करो, तो कैसे लिखोगे? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो n इज इक्वल टू 3। अब d है, d सबसेल के l क्या है? फिक्स है, 2 होगा। d का dz ऑर्बिटल है, तो dz ऑर्बिटल के बारे में क्लियर कर चुका हूं। dz स्क्वायर, dz स्क्वायर ऑर्बिटल में क्लियर कर चुका हूं। इसका मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, m0। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, मान लो कोई लिखता है 4py, पूछता है इसका सारे क्वांटम नंबर राइट करो, तो 4py का मीनिंग हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 4 हो गया। p सबसेल के 1 होता है, तो 1 हो गया। p सबसेल का py ऑर्बिटल है, तो py के बारे में बताया हूं कि उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या लेना? -1 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसके बाद पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, उससे लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आफ्टर क्वांटम नंबर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिज एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन के मीनिंग होता है एक्सक्लूड करना, कुछ बाहर करना। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंदी में इस बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है इसका, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत करके होता है। मीन्स पॉलिज एक्सक्लूड करता है, कुछ को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यह है कि किसी एटम के अंदर 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम हो गया तो फिर हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश देम? तो आप उसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 2 आदमी का अगर सेम एड्रेस हो जाए तो
तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? इसलिए पॉलिस के अकॉर्डिंग एटम के अंदर दो ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। पॉलिस प्रिंसिपल को डिफरेंट डिफरेंट वे में आप स्टेट कर सकते हो। फर्स्ट, it is not possible that more than one electrons of an atom have same set of quantum numbers. This is Pauli's exclusion principle. We can also say that in other words an orbital can have maximum 2 electrons. किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है विथ पैरेलल स्पिन, मीन्स विथ एंटी पैरेलल स्पिन, मीन्स एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये भी पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ। किसी एक ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकता है। किसी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट है। an orbital can have maximum 2 electrons with opposite spins. ये भी पॉलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वो भी दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अब स्पिन अपोजिट होने का मीनिंग हुआ, एक का मान लो क्लॉकवाइज हुआ, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पक्का तीसरे इलेक्ट्रॉन का आइदर क्लॉकवाइज होगा वरना एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कुछ भी रहे तो फिर कॉमन हो जाएगा। मीन्स किसी ऑर्बिटल में ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है जिसका स्पिन पैरेलल हो। A orbital can't have an electron, can't have electrons which have same spin or identical spin or parallel spin. An orbital can't have electrons which have identical spin. मीन्स एक ऑर्बिटल ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है जिसका स्पिन आइडेंटिकल हो, मीन्स स्पिन पैरेलल हो। तो अब तक जो भी मैं स्टेटमेंट बोला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, इनके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो दोनों का स्पिन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। या ये भी बोलो कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर करोगे तो पक्का स्पिन सेम हो जाएगा। मान लो एक क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरे का क्या होगा? या तो क्लॉकवाइज होगा पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तब भी पेयरिंग हो जाएगा, मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होएगा तब भी आइडेंटिकल हो जाएगा। सो किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से ये क्लियर हो गया कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकता है। तो इस पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बेसिस क्या है? अब ऐसा पॉलिज के क्यों बोला? Why Pauli state that an orbital can have maximum 2 electrons with opposite spin? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों रह सकता है? तो बेसिस ऑफ पॉलिज प्रिंसिपल क्या है? मान लो ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है, इसमें दोनों पॉलिज के अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और रहेगा दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो ऐसा क्यों उन्होंने बोला? तो ऐसा इसलिए बोला, ये भी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं कि स्पिन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, मींस न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से ऑर्बिटल के पास मैग्नेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, मींस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो पॉलिज ने इसलिए बोला कि स्पिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का एंटी पैरेलल रहेगा, मीन्स स्पिन अगर अपोजिट रहेगा तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी एक दूसरे का क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो बेसिस ऑफ पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज टू मिनिमाइज ए स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन एन ऑर्बिटल और एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को मिनिमाइज करना ही पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बेसिस है। तो पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, an electron Pauli's states that more than one electrons in an atom
can't have same set of quantum numbers, same set of quantum numbers. In other words, an orbital of an atom can have maximum 2 electrons with opposite spin. इसका मीनिंग हुआ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना रह सकता है इलेक्ट्रॉन, 2 ही रह सकता है, और उन दोनों का भी स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ पॉलिश प्रिंसिपल is to minimize a spin magnetic moment तो इस तरह से पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे वी कैन डिसाइड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल और किसी ऑर्बिटल के किसी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को इस तरह से 2 नहीं और भी कई तरीका से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्पिन पैरेलल नहीं हो सकता है, मींस एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम कांट हैव इलेक्ट्रॉन्स विथ पैरेलल स्पिन, ये भी बोल सकते हो। एक ही बात है, उसको कई तरीका, जैसे पहला स्टेटमेंट है सबसे पॉपुलर है ये, पॉलिश स्टेट्स दैट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कांट हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यही सबसे पॉपुलर है। इससे क्लियर हो गया कि अब कैसे से मान लो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल का n l m 3 क्वांटम नंबर तो सेम होगा, बट उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पिन या तो आपका प्लस अप होगा वरना माइनस अप होगा, क्योंकि यही पॉलिश का बोलना है। तो एक क्वांटम नंबर तो बदल गया, इसलिए ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है जिसका चारों का चारों क्वांटम नंबर सेम हो। ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता है जो ऐसे इलेक्ट्रॉन को रख सके जिसका स्पिन आइडेंटिकल हो। ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता है जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। यही सब कुछ सब ऑल आर सेम, यू कैन रिप्रेजेंट इन डिफरेंट मतलब यू कैन रिप्रेजेंट पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स। आप लैंग्वेज बदल के बोल सकते हो, बट कंटेंट वही है। एक ऑर्बिटल में ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है जिसका स्पिन क्या हो, पैरेलल हो, एक ही जैसा स्पिन हो, पक्का स्पिन अपोजिट होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी आर कैपेबल टू डिसाइड मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल और सबसेल। ऑर्बिटल तो क्लियर है, ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बट सबसेल में डिसाइड करने जा रहे हैं। एक और बात मैं बताऊंगा, कई बार हम लोग सबसेल के लिए ऑर्बिटल टर्म्स का यूज करते हैं। जैसे कई बार मैं भी पढ़ाते आपको बोल दूंगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, बट आप उसको रॉन्ग नहीं समझना सबसे, क्योंकि आपको पता है सबसेल एंड ऑर्बिटल्स का जो डेफिनेशन है वो सेम है, बिकॉज ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली सबसेल्स बट डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ सबसेल आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल और सबसेल एक ही जैसा हुआ, लेकिन आपको पता है कि वन सबसेल के अंदर मोर देन 1 ऑर्बिटल्स हो सकता है, बट एक ऑर्बिटल के अंदर मोर देन 1 सबसेल नहीं हो सकता है, यू नो। बट लूज टॉक में आई कैन यूज ऑर्बिटल इन प्लेस ऑफ सबसेल, माइंड इट, इस चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी कैन डिसाइड मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल। वी नो ए सबसेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, सो 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा जी, 2 रह सकता है, और वो भी स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का स्पिन अगर अपवर्ड है दूसरे का डाउनवर्ड होना चाहिए, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ए सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया मैक्सिमम जी, 2।
सबसेल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है, सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको सबसेल के ऊपर लिखते हैं, सर के ऊपर यहाँ पे 2। अब ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन अपोजिट रहते हैं तो उसको पेयर्ड कहा जाता है। इसको हम बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे जी? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब वही पेयर है जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है। कहीं पे अगर हस्बैंड वाइफ जा रहा है तो आप बोलते हो कपल जा रहा है, पेयर जा रहा है, या दो लड़का लड़की अगर आपस में फ्रेंड है उसको भी बोलते हो कि पेयर जा रहा है। लेकिन दो लड़का को पेयर नहीं बोल सकते हो, दो लड़की को आप पेयर नहीं बोल सकते हो। तो अभी तक का जो सिस्टम है उसमें हम मानते हैं कि पेयर कपल जो डे टू लाइफ में होता है उसमें अपोजिट जेंडर होना चाहिए। अपोजिट जेंडर के लोग अगर साथ में है, अगर उनके बीच में रिलेशनशिप है, मीन्स फ्रेंडशिप है, तो उसको पेयर कपल बोलते हो। सेम यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर स्पिन अपोजिट है तो दोनों पेयर कहलाएगा, स्पिन अपोजिट नहीं है तो दोनों साथ साथ रह के भी अनपेयर्ड कहलाएगा। इसलिए एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है और पॉलिस के अकॉर्डिंग दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। मीन्स एस सबसेल के ऑर्बिटल में अगर इस तरह से कोई बच्चा इलेक्ट्रॉन रखता है तो ये रॉन्ग होगा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ है और दोनों के स्पिन पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल स्पिन बोलते हैं। पैरेलल स्पिन अगर है, पैरेलल स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होता है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यह अनपेयर्ड है। इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो साथ रहने से कोई पेयर नहीं बनता है। पेयर बनने के लिए जरूरी है कि स्पिन अपोजिट होना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर साथ में है बट स्पिन अगर पैरेलल है, और एक और बात, ये स्पिन ऊपर हो या नीचे, कोई इस दोनों का अपवर्ड हो सकता है, दोनों का डाउनवर्ड हो सकता है, ऐसा रहे या ऐसा रहे, बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन पैरेलल है तो उसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पिन अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो एक ही बात है। तो साथ साथ रह करके भी पेयर नहीं हो सकती। जिस तरह दो साथ में लड़का जा रहा है आप उसको पेयर नहीं बोल सकते हो, उसको कपल नहीं बोल सकते हो। साथ में है बट कपल नहीं है, क्योंकि कपल होने के लिए, पेयर्ड होने के लिए क्या होना पड़ेगा जी? अपोजिट जेंडर होना पड़ेगा। तो इस तरह से यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका है। अब ए सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पी में देखते हैं, पी सबसेल, पी सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, px, py and pz. All 3 orbital, each orbital can have maximum 2 electrons with opposite spin. राइट, तो कितना हो गया जी? 6। पी सबसेल हैज मैक्स, पी सबसेल के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिसको p6 लिखते हैं हम लोग। सिमिलरली डी सबसेल, डी सबसेल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब इसमें आप यहाँ भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है एक ऑर्बिटल में, वो भी स्पिन अपोजिट होना चाहिए, पैरेलल स्पिन नहीं चलेगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है जी? 10। एफ सबसेल, एफ सबसेल 7 ऑर्बिटल, सब में 2 तो कितना हो सकता है जी? 14। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि ये सबसेल में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14 हो सकता है। ये सब आपके फुलफिल्ड सबसेल, फुलफिल्ड सबसेल।